मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे पूरी बात बताओ। आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला करके एक बारात को लूटकर सभी बारातियों को मार दिया था, पर उस वक्त दुल्हन टॉयलेट में थी। बदमाशों ने उस दुल्हन की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। सोनकच नामक शहर के हाईवे पर एक ढाबा बना हुआ था। शाम के वक्त उस ढाबे पर एक बारात रुकी हुई थी। तभी वहाँ कुछ बदमाश लूटपाट करने के लिए आ जाते हैं और सारे बारातियों सहित दूल्हे को अपनी गोलियों से छलनी कर देते हैं। पल में ही वो पूरा परिवार सजीव से निर्जीव में बदल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। वहीं दुल्हन उस समय ढाबे के टॉयलेट में थी। गोलियों की आवाज़ सुनकर दुल्हन टॉयलेट से बाहर आती है। तभी वहाँ गुंडे उसे भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे ये दुल्हन तो बच गई, अब इसका क्या करें? मेरे पास मत आना, बचाओ, कोई बचाओ। तेरी आवाज सुनने वाला इस टॉयलेट में कोई नहीं है। वो बदमाश उसके साथ बहुत गलत करते हैं। इस सदमे को वहाँ सहन नहीं कर पाती है और थोड़ी देर में वह दुल्हन भी उस टॉयलेट में ही दम तोड़ देती है। उसके बाद वो बदमाश सारे गहने और कीमती सामान लेकर भाग जाते हैं। अपनी मौत के बाद वह दुल्हन चुड़ैल बन जाती है और अब वो चुड़ैल उसी टॉयलेट में रहती है। 2 साल बाद उसी जगह पर सामने वाली टेबल पर 2 थाली लगानी है और वो सामने वाला छोटा टॉयलेट किसने खोल दिया है? उस पर ताला लगाने को बोला था ना। चाचा वो टॉयलेट का ताला जब भी लगाओ राम जाने कौन तोड़ देता है। और एक बात पूछूं, रात में जब हम सो रहे होते हैं तो उस टॉयलेट में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही हम उठकर देखते हैं वो आवाज आनी ही बंद हो जाती है। ये बात तूने मेरे आगे बोल तो दी और दोबारा किसी के आगे मत बोल दियो, वरना तू मेरा ढाबा बंद करवाएगा। चल जाकर काम कर। ढाबे के सभी नौकर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। एक दिन वहाँ रोहन और सुरभि नाम के 2 पति पत्नी आते हैं। सुरभि वो सामने टॉयलेट है, तुम वहाँ फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। ठीक है? ठीक है, तो मैं आती हूँ। अजी ये टॉयलेट तो बहुत गंदा है, अब क्या करूँ? वो सामने एक टॉयलेट है, हाँ वहीं चली जाती हूँ। सुरभि अब उसी टॉयलेट में चली गई थी जहाँ वो चुड़ैल रहती थी। अंदर से रोने की आवाज आ रही है, अंदर कोई है क्या? सुरभि अंदर जाती है तो उसे एक लड़की रोते हुए दिखाई देती है। मुझे बचा लो, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई, ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो। तुम रो क्यों रही हो? कौन मार देगा? देखो घबराओ नहीं। तभी वह चुड़ैल सुरभि के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। थोड़ी देर बाद सुरभि टॉयलेट से वापस आ जाती है। सुरभि तुम कुछ खा नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। और तुमने तो मुझे बोला था कि तुम 2-3 दिन मनाली में रहकर एंजॉय करना चाहती हो। कहा था, पर अब मेरा मन नहीं है। रोहन सुरभि को लेकर घर आ जाता है। उसे उसका व्यवहार पूरा बदला हुआ नजर आता है। क्या हुआ सुरभि, तुम अंधेरे में क्यों लेटी हुई हो? मुझे अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। जब से सुरभि उस ढाबे से वापस आई है मैं इसको बदला बदला सा महसूस कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा वहम हो। अगली सुबह सुरभि किचन में जाकर मांसाहारी खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है और बोलने लगती है, सुरभि ये क्या कर रही हो? तुम तो मांसाहारी भोजन नहीं खाती, हमारे घर में शाकाहारी भोजन बनता है। मेरा जो मन करेगा मैं वही खाऊंगी, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है बुढ़िया, और अगर ज्यादा बोली तो तुझे काट कर बना लूंगी। तभी वहाँ रोहन आ जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से बड़ों से बात करते हैं क्या? तू मुझे सिखाएगा किसी से कैसे बात करते हैं? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं सुरभि बेटा, रोहन को छोड़ दो। इतना बोलते ही सुरभि बेहोश हो जाती है। रोहन उसे अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देता है। उसके बाद रोहन और उसकी माँ दोनों एक तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सुरभि के बदले हुए व्यवहार के बारे में पूरी बात बताते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, क्या तुम्हारी पत्नी ने कोई पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल किया था? हाँ बाबा, 2 दिन पहले हम मनाली घूमने जा रहे थे, रास्ते में एक ढाबा पड़ा। सुरभि वहाँ पर एक टॉयलेट में गई और वहाँ से आने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। तुम्हारी पत्नी सुरभि में टॉयलेट में रहने वाली एक चुड़ैल की आत्मा आ गई है। हमें सुरभि को वापस उसी जगह ले जाना होगा। उसके बाद रोहन सुरभि को लेकर तांत्रिक के साथ उस ढाबे पर पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पहुंचकर ढाबे के मालिक से बात करते हैं। ये ढाबा पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ था। मेरे पास कम रुपए थे, इसलिए मैंने इसे सस्ते में खरीद लिया। मुझे इस ढाबे को बेचने वाले ने पहले ही कह दिया था कि हमें इस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करना। पर ऐसा क्यों? आखिर ये चुड़ैल कौन है? मेरी पत्नी की जान खतरे में है, मुझे पूरी बात बताओ। आज से 10 साल पहले यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला करके एक बारात को लूटकर सभी बारातियों को मार दिया था, पर उस वक्त दुल्हन टॉयलेट में थी। बदमाशों ने उस दुल्हन की इज्जत लूटकर उसे मार दिया। कहते हैं उसी की आत्मा यहाँ चुड़ैल बनकर भटक रही है। तभी तांत्रिक बाबा बोलते हैं, चिंता मत करो रोहन बेटा, मैं उस चुड़ैल की आत्मा को बुलाता हूँ। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से टॉयलेट में रहने वाली चुड़ैल को वहाँ बुलाते हैं। मेरी पत्नी को छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके रूप में रहकर मैं उन बदमाशों को मारूंगी। रोहन और तांत्रिक उसे इंसाफ दिलाने का वादा करते हैं। उन दोनों की बात सुनकर चुड़ैल को उन पर भरोसा हो जाता है और वहाँ सुरभि का शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वह तांत्रिक उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है।
और वहाँ चुड़ैल हमेशा के लिए उस टॉयलेट से चली जाती है। उसके बाद रोहन उन आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले करवाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। उसी गांव में हरिया का परिवार भी रहता था, जिसमें उसकी पत्नी लीला और उसके 2 बच्चे चिंटू और मीना रहते थे। मीना और चिंटू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन हमेशा की तरह दोनों छुट्टी के बाद स्कूल से वापस आ रहे होते हैं कि चिंटू का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। आज कितनी गर्मी है दीदी, मुझसे तो इस कड़कती धूप में जरा भी चला नहीं जा रहा। गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। बस जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि घर भी जल्दी से पहुंच सके। चिंटू और मीना जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाली दिखाई देती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। अरे ये आइसक्रीम वाली कौन है? हमारे गाँव में तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है। अरे दीदी वो छोड़ो, आप मुझे बस आइसक्रीम दिला दो। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे आइसक्रीम दिला दूं? नहीं नहीं, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम खानी है, पर दीदी है कि मुझे आइसक्रीम खिला ही नहीं रही। अरे आंटी मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये एक ही समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बेटा तो क्या हुआ, तुम मेरे बच्चे जैसे ही तो हो, आओ और आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही चिंटू खुशी से आइसक्रीम वाली के पास भागता है और रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। चिंटू माँ बहुत गुस्सा करेगी, मैं बता रही हूँ, ऐसे कभी किसी से बिना पैसे के कुछ नहीं लेना चाहिए। चिंटू अपनी बहन मीना की एक बात नहीं सुनता और लाल रंग की आइसक्रीम हाथ में लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। मीना उसे बहुत मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। अब ये बात प्लीज किसी को मत बताना, वरना माँ बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, पर दोबारा ऐसी किसी से आइसक्रीम नहीं लेनी, ठीक है? रात को दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन मीना रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और उसके बाद चिंटू को जगाने लगती है। उठो चिंटू, कितनी देर हो गई है? तो उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है। चिंटू का चेहरा एकदम लाल हो रखा होता है। मीना जोर से चिल्लाती है, माँ बाबा जल्दी आओ, ये देखो चिंटू को क्या हो गया। मीना की आवाज सुनकर उसके माँ बाबा वहाँ दौड़े चले आते हैं और वो भी चिंटू की हालत देखकर घबरा जाते हैं। उसके बाद चिंटू के बाबूजी चिंटू को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं, तो चिंटू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाते। हे भगवान, ये तो बर्फ जैसा जम रहा है। क्या हो गया आखिर हमारे बच्चे को? ये कौन सी नई बीमारी लग गई? वो लोग जैसे तैसे चिंटू को डॉक्टर के पास लेकर पहुँचते हैं, तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि आखिर चिंटू को कौन सी बीमारी हुई है। शरीर का इस तरह लाल पड़ जाना और इतना ठंडा हो जाना मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी बीमारी है? मैंने आज तक ना ऐसी कोई बीमारी देखी और ना कभी इसके बारे में सुना। चिंटू के माँ बाबा चिंटू को घर ले आते हैं और उसकी घर में ही देखभाल करने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर मीना अकेले ही स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल से आते वक्त उसे वही आइसक्रीम वाली आइसक्रीम बेचती दिखती है। मीना उस आइसक्रीम वाली को देखती रहती है। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ गरीब बच्चे खड़े होते हैं जिनको वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही होती है। वो हमेशा ऐसे ही बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब मीना स्कूल से घर पहुंची ही होती है कि वो देखती है उसके साथ वाले घर में रहने वाला राजू नाम का एक बच्चा बड़ी ही रंग बिरंगी आइसक्रीम खा रहा होता है। अरे वाह राजू, तेरी आइसक्रीम तो बड़ी सुंदर है। हाँ दीदी, देखो देखो कितनी सुंदर है। अगले दिन सुबह सुबह जब मीना सो रही होती है तो उसे साथ वाले घर से कुछ लोगों के रोने की आवाज आती है। मीना और उसके माँ बाबा उठकर बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ राजू बिस्तर पर पड़ा होता है और उसके माँ बाबा बुरी तरह रो रहे होते हैं। हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जब मीना और उसके माँ बाबा राजू की शक्ल देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। राजू का शरीर रंग बिरंगा हो रखा होता है। हे भगवान, ये तो चिंटू जैसा हो गया। वही तो, तुम्हारा बेटा भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या मेरा राजू भी ऐसा हो जाएगा? नहीं बहन, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हम कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों की हालत ऐसी नहीं होने देंगे।
सब राजू को देखने आने लगते हैं, पर मीना के दिमाग में तो उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। वो अगली सुबह फटाफट स्कूल पहुंचती है और छुट्टी के बाद मीना जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो उस आइसक्रीम वाली पर पूरी नजर रखती है। वो औरत जैसे ही आइसक्रीम बेचकर बाग के रास्ते कहीं जाने लगती है तो मीना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। काफी आगे जाने के बाद वो औरत एक झोपड़ी में जाकर घुस जाती है। उसके बाद मीना चुपके से आगे जाती है और झोपड़ी में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ वो औरत उसकी आंखों के सामने एक चुड़ैल में बदल गई होती है। कितना मजा आ रहा है बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और इसी ने सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर उनकी ऐसी हालत की है। अब क्या होगा, मुझे सब पता करना होगा, तभी मैं सब बच्चों को ठीक कर पाऊंगी। मीना वहीं खड़ी रहकर सब देखती रहती है। चुड़ैल एक जानवर को मारकर उसका खून निकालकर उसमें मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ने के बाद वो खून सारी आइसक्रीम पर डाल देती है। हो गई मेरी जादुई आइसक्रीम तैयार। अब मैं कल ये आइसक्रीम बच्चों को खिलाकर उनको बर्फ का बना दूंगी। इस चुड़ैल ने सारे बच्चों को खत्म करने के लिए कितनी बुरी चाल चली है, पर मैं भी इसका जादू नष्ट करके रहूंगी। मीना जल्दी से गांव वापस जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है। गांव वाले मीना की बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वहीं खड़े एक पंडित जी बोलते हैं, इस चुड़ैल को हमें अमावस की रात को खत्म करना होगा। किसी और दिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये बस मीना ही कर सकती है, क्योंकि चुड़ैल बच्चों के आसपास ही रहती है और मीना काफी बहादुर भी है। और इसे करना क्या होगा? इसे सामग्री से भरी एक हांडी को चुड़ैल के घर में रख कर आना होगा। इस हांडी में इतनी गर्मी है कि वो सारी आइसक्रीम को पिघला देगी। जैसे ही वो आइसक्रीम पिघलेगी वैसे वैसे वो चुड़ैल भी पिघल जाएगी। बस फिर सब अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो रात आती है, मीना आधी रात में वो हांडी लेकर उस चुड़ैल के घर में जाती है। मीना उस हांडी को चुड़ैल के घर में रख तो देती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है, चुड़ैल उसके सामने टकरा जाती है। मीना चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मेरे घर का कैसे पता लगा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? मुझे तो लग रहा है तू ही है जिसने मेरी आइसक्रीम पर कुछ ऐसा किया है कि उसका जादू काम ही नहीं करता। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल मीना के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। आज मैं तेरे ही खून पर जादू करके उसे इन सभी आइसक्रीम पर डालूंगी। उसके बाद जैसे ही चाकू एकदम पैना हो जाता है, वो खिड़की से आसमान में चांद की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आ गया सही वक्त, अब मेरी जादुई आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। बस उस पर एक बार इंसानी खून चढ़ जाए। चुड़ैल हंसती है और चाकू उठाकर मीना की तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे मीना की गर्दन पर वार करती है कि चाकू के साथ उसका हाथ पिघलकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हुआ?